कि 2 मुल्क श्रीलंका से आउट हो गए। एक वहां से पाकिस्तान आउट हो गया और दूसरा वहां से चीन आउट हो गया। चाइना ने वहां $500 बिलियन दिए, इंडिया ने वहां $1 बिलियन दिया है और वहां वो खास तौर पे स्टेबल हो गए। अब इसका मतलब जो है, आज जो वहां प्राइम मिनिस्टर आया है वो प्रो इंडिया आया है। आज जिस प्राइम मिनिस्टर को वो लाए हैं वो इंडिया खुद लेके आया। अभी आप भारत की बात कर रहे थे। भारत इस वक्त जो कोल्ड वॉर चल रही है इस रीजन के अंदर, उसकी अमेरिकन प्रॉक्सी है, ठीक। और अमेरिका के साथ उसके ताल्लुकात जो हैं सो हैं, लेकिन अमेरिका की प्रॉक्सी भारत जो है वो चाइना के खिलाफ है और रूस के खिलाफ है। इसका मतलब यह है कि नरेंद्र मोदी जैसे वजीर आजम, जिसको सारे लोग बुरा भला कहते हैं, लेकिन कम से कम जो उनकी फॉरेन पॉलिसी है, लोगों के साथ, दूसरे मुल्कों के साथ जो दोस्ताना रवैये हैं, फखर उसको तो देखा जाना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, अब इस वीडियो में अंदर डिस्कस हो रहा है श्रीलंका के बारे में कि भाई चाइना को कैसे यहाँ पर हटाया गया बाय इंडिया। हम सबको पता है कि हम्बनटोटा पोर्ट जो है वो हजम कर चुका है चाइना 99 ईयर्स के लिए। हालांकि कुछ ना कुछ तो होगा ऐसा जिससे उसके जंगल से छुड़वाया जाए, लेकिन ठीक है, वो कभी और दिन बात करेंगे। लेकिन जैसे ही यहाँ पर श्रीलंका की सिचुएशन खराब हुई, चाइना ने हाथ खड़े कर दिए कि भाई देखिए, हमारी तरफ से हमने कुछ नहीं किया है और हम इस लेवल की मदद नहीं कर पाएंगे आपकी। लेकिन इंडिया तुरंत गया, 3 से 4 बिलियन डॉलर की मदद की है इंडिया ने। बहुत बड़ी अमाउंट होती है। अगर आप 80 रुपये प्रति डॉलर भी काउंट करो ना, जो अभी 82-83 चल रहा है, तो फिर भी हो जाएगा 32,000 करोड़ के आसपास। उसमें इंडिया में अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स आप बना सकते हो। लेकिन क्या करें, अगर इंडिया को बड़ा बनना है तो इन्फ्लुएंस बढ़ाना पड़ेगा और इस टाइप की मदद करनी भी पड़ सकती है, और भी किसी को भी करनी पड़ सकती है। तो क्या हुआ कि इंडिया ने मदद की, चाइना का वहाँ प्रेजेंस निकल चुका, ऑटोमेटिक हो गया, क्योंकि सबको पता था कि चाइना किसी काम का है नहीं। और दूसरा, चाइना के पीछे पीछे पाकिस्तान का भी वहाँ से नामो निशान मिट गया। लेकिन देखिए, पाकिस्तान हमेशा ट्राई करता है श्रीलंका के साथ रिलेशन अच्छे रहे, लेकिन ये दोनों आउट हो चुके हैं। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। अब कहाँ खड़े हैं? रखिए, आप पार्टीजन तो है नहीं, आपका एक ट्रेंड हो सकता है, माइंड हो सकता है, इस तरफ हो सकता है, उस तरफ हो सकता है, लेकिन जहां हम अब खड़े हैं यहाँ, ये तो क्या करें? एक आम शहरी के तौर पर मुझे आपसे पूछना चाहता हूँ। देखिए, आज से तकरीबन 1 साल पहले मैंने बहुत तफसील से लिखना शुरू किया था कि 2 मुल्क कैसे हैं कि जिनके अंदर डिस्टेबिलिटी आएगी। एक यूक्रेन है और दूसरा पाकिस्तान है। और दोनों की बुनियादी वजह यह है कि 2019 दिसंबर में जब कंटेनमेंट ऑफ चाइना की पेंटागन पॉलिसी आई है और 4 जो मुल्कों का ग्रुप बना क्वाड, तो उसमें इंडिया को जब लद्दाख में टेस्ट किया गया तो इंडिया नाकाम हो गया। तो उनको अंदाजा हो गया कि अब हम सेकंड प्लान पे काम करें। इस सेकंड प्लान में न सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया बल्कि श्रीलंका में भी ये बात शुरू होगी कि हम भी उस लाइन के अंदर हैं। और आज से 2-2.5 साल पहले उन्होंने कहा था कि वो चाहते ये हैं कि श्रीलंका का जो एडम्स ब्रिज है वो इंडिया का ब्रिज इकट्ठा किया जाए, और उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम्बनटोटा की जो बंदरगाह चीन को दी गई थी वो वापस ले ली जाए। और ये सारा प्लान का था, जिसके अंदर उन्होंने वहां कर लिया कामयाबी से। और आज जो वहां प्राइम मिनिस्टर आया है वो प्रो इंडिया आया है। आज जिस प्राइम मिनिस्टर को वो लाए हैं वो इंडिया खुद लेके आया है, क्योंकि चाइना ने वहां $500 बिलियन दिए, इंडिया ने वहां $1 बिलियन दिया है और वहां वो खास तौर पे स्टेबल हो गए। अब इसका मतलब यह है कि 2 मुल्क श्रीलंका से आउट हो गए। एक वहां से पाकिस्तान आउट हो गया और दूसरा वहां से चीन आउट हो गया। अच्छा, दूसरी बात यह थी कि वहां पर यूक्रेन के अंदर 2014 में जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया है तो रूस ने फौरन क्रीमिया पे कब्जा कर लिया था ताकि कुछ ना कुछ रास्ता तो हमें मिले। लेकिन उसके बावजूद भी उसके खौफ मुसल्लत किया गया कि यहाँ पर यूक्रेन के अंदर हम नेटो में शामिल करेंगे और यहाँ न्यूक्लियर वॉरहेड लगाएंगे, और अब वहां रूस आ गया है और वो मामला भी खत्म। तो अब हम उस चुंगल में फंसे। अभी आप भारत की बात कर रहे थे। भारत इस वक्त जो कोल्ड वॉर चल रही है इस रीजन के अंदर, उसकी अमेरिकन प्रॉक्सी है, ठीक। और अमेरिका के साथ उसके ताल्लुकात जो हैं सो हैं, लेकिन अमेरिका की प्रॉक्सी भारत जो है वो चाइना के खिलाफ है और रूस के खिलाफ है। इसका मतलब यह है कि नरेंद्र मोदी जैसे वजीर आजम, जिसको सारे लोग बुरा भला कहते हैं, ऊपर हमें उनको बुरा भला जरूर कहना चाहिए, लेकिन कम से कम जो उनकी फॉरेन पॉलिसी है, जो फॉरेन पॉलिसी मेजर्स हैं और उनके लोगों के साथ, दूसरे मुल्कों के साथ जो दोस्ताना रवैये हैं, फखर उसको तो देखा जाना चाहिए ना। कम से कम उसकी तो हम
वो कोई नारे तो नहीं मारता कि मैं अमेरिका के खिलाफ हूं, मैं रूस के हक किसी में के हूं, मैं खिलाफ चीन को। नारे, मैं कहता हूं कि इमरान खान साहब ने उस दिन एबटाबाद जलसे में कहा कि जी नरेंद्र मोदी जी को ने कभी हमारे फौज के खिलाफ कोई ऐसी बात की, न इमरान खान का कभी नाम लिया और ना कोई और। वो अपनी पॉलिसी लेके और वो उसको आगे लेके जा रहे हैं। सर अमेरिका के साथ ताल्लुकात, सर अरब दुनिया के साथ उनके ताल्लुकात किस लेवल पे हैं? बहुत, हमें और मतलब देखें, हाँ आप बिल्कुल सही सीखना कह रहे चाहिए। हैं। अब ये देखें, ये कह रहे हैं ना कि उसमें मोदी ने, वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कभी पाकिस्तान की फौज के खिलाफ उस तरह से बात भी नहीं। भाई ये आप इस वक्त तो मरने के बिल्कुल करीब हैं। आप यूं समझ लें कि आपका जो ऑक्सीजन लेवल है इस वक्त वो 86% पे है, और आप वेंटिलेटर के ऊपर हैं, और वेंटिलेटर से आप आई डोंट नो कैसे आप सरवाइव करेंगे। एक ये सब बड़ी सूरत हाल। और दूसरी तरफ हमारे जो वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल साहब है, उन्होंने कहा है कि मई में, इस महीने में जिसमें से हम गुजर रहे हैं, 120 अरब रुपए हमें डॉलर इसमें पेट्रोल में सब्सिडी देनी पड़ेगी। अब ये अगर सिर्फ एक चीज की बात है, हम सिर्फ पेट्रोल की प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए और आवाम को सस्ता पेट्रोल या एक रीजनेबल उसके ऊपर फराहम करने के लिए अगर 120 अरब रुपए एक महीने में खर्च करेंगे तो अगले महीनों में क्या सूरत हाल होगी। एक बात, फौज को और पब्लिक को लड़ाने की, इनको आमने सामने लाने की एक बहुत पुरानी गेम है जो पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक की है, जिसको हर हाल में वो पूरा करना चाहते हैं। वो ये है कि फौज और पाकिस्तान की पब्लिक किसी दिन आमने सामने आ जाए। जो पाकिस्तान के दुश्मन चल रहे हैं उन्होंने मुल्कों के नाम भी लिए मेरे सामने। अमेरिका का उन्होंने जिक्र किया, 2-3 और मुल्कों का उन्होंने जिक्र किया, इंडिया का भी उन्होंने जिक्र किया। फिर उन्होंने सहाफियों के नाम बताया कि ये सहाफियों को भी इस्तेमाल किया गया। हामिद मीर का तो उन्होंने साफ नाम लिया, मुझे कहा उन्होंने हामिद मीर के बारे में कि इस आदमी को भी टास्क दिया गया था कि बलूचिस्तान की फलां फलां चीजें जो हैं वो ज्यादा रिपोर्ट करो, पब्लिक को और फौज को लड़ाओ आपस में कुछ भी करके, और ये करता था। और ये बाकायदा रिपोर्टें मौजूद थी पाकिस्तान के इदारों के पास। वो वक्त आ गया है, यानी दुश्मन जो चाहता था वहां तक पाकिस्तान पहुंच गया है। अब सिर्फ एक चंगारी लगने की देर है। पाकिस्तान के लोगों को पाकिस्तान की फौज से एक शिकवा है, और फौज के खिलाफ बदतरीन ट्रेंड पाकिस्तान के अंदर बने हैं, जिसमें वो हल्के बहुत खुश हैं जो इस साजिश को पाया तकमील तक पहुंचाना चाहते थे। इंडिया में बैठे हुए चंद लोग, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ एक मुहिम जारी की हुई है। तमाम तर कोशिश के बावजूद पाकिस्तान को एक टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर किया हुआ है, और वो पता ये चला कि वो फेक सब कुछ चल रहा था। दैट वाज कॉन्स्पिरेसी, और रिजल्ट ये था कि आपके सामने पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट के तौर पर सारी दुनिया वही बात कर रही थी, अमेरिका वही बात कर रहा था। अभी लेटेस्ट जो हुआ है 2+2 भारत और अमेरिका का, वहां पर उसने फिर पाकिस्तान को वही ताना दिया है। तो दैट इज दोज आर द कॉन्स्पिरेसी इंटरवेंशन। जब आपके हालात मुल्क के अंदर कोई चीज ऐसी हो, जब हालात एक दिगर पे चल रहे हो, अभी आप रमनार उसका तस्करा कर रहे थे, तो एक दिगर पे चल रहा था हालात, तो सडनली उसके अंदर आप देखिए रेस्टा को आग लगी, उसके बाद क्या हुआ सारी दुनिया जानती है। वो हालात को अपने तरीके के मुताबिक इस्तेमाल करना, ये वो चीजें हैं जो इंटरवेंशनिस्ट करते हैं, और होती रही है पाकिस्तान से पहले। आप बात करते हैं पोलिटिकल स्टेबिलिटी है पाकिस्तान में, नंबर 1। पाकिस्तान के जो मुहतरम इदारे हैं, चाहे वो आपकी अदलिया है, चाहे फौज है, वो अंडर अटैक हैं। इंडिया ने, आपको मालूम है कि गुज़श्ता तकरीबन 10 साल से ख़ास तौर पर बहुत ही स्मार्टली एक काम किया। पूरी दुनिया में ये शोर मचाना शुरू किया पाकिस्तान दहशतगर्दी करता है। अब ये स्मार्टली उन्होंने किया क्यों, और मैं क्यों कह रहा हूँ स्मार्टली, क्योंकि जो भी दुनिया में फ्रीडम स्ट्रगल्स हैं, जो आज़ादी की जिद्दोजहद है, वो कानूनन जुर्म नहीं है, और उसके लिए मुख्तलिफ मीन्स को अडॉप्ट करना, जो आदिवासी हैं, जो इंडिजिनस पीपल हैं, जो वहाँ के रहने वाले हैं किसी एक खित्ते के, वो अपनी आज़ादी की जिद्दोजहद कर सकते हैं। उसकी अक़वाम मुत्तहिदा के कवानीन में गुंजाइश है। लेकिन अगर इंडिया अब ये साबित कर दे कि नहीं, ये फ्रीडम स्ट्रगल नहीं है, ये दहशतगर्दी है, और यही काम इंडिया अपना पॉइंट स्कोर करने में कभी भी जो है वो किसी किस्म की कमजोरी नहीं दिखाता। पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन जिस हालत में है वो आपके सामने है, और अभी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, गंदम की जो पैदावार है बड़ी कम हो रही है, फ्यूल शॉर्टेजेस ऑलरेडी, अगर लोग लड़ना शुरू कर दें आपस में, तो ये जो सूरत हाल है ये अचानक नहीं बन गई। अच्छा, तो यानी आपका ख्याल ये है कि ये सारा वेल प्लान्ड है, मतलब ये आपका कंसिडर्ड ओपिनियन, ये आपने बड़ा
यानी आप इस पे बिल्कुल यानी आप यानी बिल्कुल तय कर चुके हैं और बिल्कुल आपको एक ओपिनियन है कि ये जो भी कुछ है ये बाहर से खेल खेला गया है, ये समझो। कह रहे हैं कि बाहर से इंटरवेंशन हुई है, लेकिन अब हल क्या है? हल इसका देखिए, हल इसका ये है, मेरे नजदीक इस वक्त जिस तरीके से हम आपस में दस्तो गिरेबान हैं और जो आगे होने जा रहा है, इमरान खान साहब जिस तरीके से पीटीआई को लेके चल रहे हैं और जो हुकूमत में लोग बैठे हुए जो दावे कर रहे हैं कि हम पीटीआई को ये कर देंगे, पीटीआई को वो कर देंगे, इस टकराव का नतीजा क्या होगा आगे डॉक्टर साहब? जिस तरीके से अफवाज पाकिस्तान और अवाम के दरमियान फासला पैदा करने की कोशिश की जा रही है, उसका नतीजा क्या होगा डॉक्टर साहब? जिस तरीके से अफवाज के अंदर अपनी सीनियर लीडरशिप और रैंक एंड फाइल के दरमियान जो तफरका पैदा करने की कोशिश की जा रही है, उसका नतीजा क्या होगा डॉक्टर साहब? वक्त है कि हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं और इसमें आला तरीन अदलिया के जो हमारे मौजूद जज साहिबान हैं, आपके सर साहब इस पर मौजूद हैं, आपकी सियासी पार्टियों के ज़ुमा इस पर मौजूद हैं, पीटीआई अगरचे हुकूमत से निकल चुकी है लेकिन मौजूद है, इमरान खान साहब की सूरत में एक बहुत बड़ा बयानिया लेकर सामने आई है आपकी, इन सब को मिलकर बैठ के अपना सर जोड़ना होगा, वरना डॉक्टर साहब इस सब हंगामे में शायद और पहले कोई निशाना बने या कोई निशाना बाद में बने, निशाना सब बनेंगे। और बदकिस्मती से पाकिस्तान इस वक्त जद पर है और पाकिस्तान दिन ब दिन कमजोर से कमजोर तर हो रहा है। मैं समझता हूँ हमेशा की तरह वही चीज़ हुई है कि अगर हमारे पास ये प्राइड है कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी दुनिया की बेहतरीन, और भट्टी साहब ने आपको खबर भी दी है कि ये हमारे इदारों को बता दिया गया था ये होना है, तो मेरा फिर सवाल है कि अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई है तो मैं फिर किसका गिरेबान पकड़ूं कि ये हमला भारत ने करवाया है और बड़ी प्लानिंग के साथ करवाया है। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज इसको ट्रैक नहीं कर सकी अनफॉर्चुनेटली। आपके वज़ीर-ए-आज़म ने जब से इनकार किया, भारत पाकिस्तान में मैक्सिमम कोशिश करेगा रहा मोसाद दहशतगर्दी कराने की। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि पाकिस्तान में अल्लाह ना करे दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा होगा और इसकी हिकमत अमली इंडिया ने बना ली है। नमस्कार दोस्तों, रो ने R&AW रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रा जो भी आप कहो, उन्होंने एक और ऑपरेशन यहाँ पर कर दिया है पाकिस्तान के अंदर। और पाकिस्तानी मीडिया का मानना ये है कि ये पूरा का पूरा फेलियर है हमारा ISI का। जिस ISI को हम दुनिया की नंबर 1 एजेंसी मानते थे, अब उसको पता ही नहीं है कि भाई ये इस टाइप के ऑपरेशंस पाकिस्तान में चल रहे हैं और रॉ इस टाइप के ऑपरेशंस करवा रही है। दोस्तों, अब देखने वाली बात यह है कि कई सारे पहले भी होंगे स्लीपर सेल, इंडिया के जो स्लीपर सेल थे पाकिस्तान में, उनको एक्टिव किया जाता है और ये सारी चीज़ें की जाती है। लेकिन अगर अब 2014 के बाद काउंट करो तो मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि ये चीज़ों में बहुत ही अलग लेवल की बढ़ोतरी हुई है और कई सारे लोग यहाँ पर मौजूद हो चुके हैं और उनको ढूंढ पाना और ये सारी चीज़ें बहुत मुश्किल है। लेकिन मान लीजिए कि फिर भी अगर उनको एक दो को पकड़ते भी है, फिर भी ऑपरेशंस यहाँ पर रुकने वाले हैं नहीं। कहने का मतलब ये है कि जो भी दुश्मन, इंडिया का दुश्मन वहाँ जाकर बैठा है ना, उन सबको ठोका जा रहा है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। लाहौर के जो धमाका हुआ है, ये धमाका कोई मैसेज था, क्या था भट्टी साहब, इसके पीछे कौन हो सकता? और मेरी फोरेंसिक लैब के एक्सपर्ट से बात हुई है, ये धमाका अमूमन भारतीय साहत का है। वो जो बारूद वो इस्तेमाल करते हैं ना, जहां अफगानिस्तान और इस तरह किया गया। इसकी इब्तदाई इन्फॉर्मेशन ये थी कि पाकिस्तान के हसास अदारों ने लाहौर पुलिस को थ्रेड लेटर जारी किया था। बाज़ दफ़ाई तजिया निगार कह रहे थे राह पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाने की कोशिश करेगा और इसी सिलसिले में हमारी इंटेलिजेंस अदारों ने चारों सूबों के वज़ीर आला, चीफ सेक्रेटरी और IG को आगाह कर दिया था खदशा है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात हो सकते हैं। मैं समझता हूँ हमेशा की तरह वही चीज़ हुई है कि अगर हमारे पास ये प्राइड है कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी दुनिया की बेहतरीन, और भट्टी साहब ने आपको खबर भी दी है कि ये हमारे इदारों को बता दिया गया था ये होना है, तो मेरा फिर सवाल है कि अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई है तो मैं फिर किसका गिरेबान पकड़ूं? अगर आपको ये इतला है कि शहर में ये कुछ होने वाला है। मैं अभी भट्टी साहब की बात सुन रहा था, बिलीव यू मी, ये जो हमारा पुलिस का कल्चर है,
पुलिस सिर्फ गाड़ी की कीमत देखती है। आप पुरानी गाड़ी हो, रिक्शा हो, गधा गाड़ी हो, गरीब चेहरे से नजर आए तो हाथ ऐसे आता है, यहाँ खड़े हो जाओ, इधर हो जाओ। मुझे आज तक समझ नहीं किसी अमीर आदमी की गाड़ी जिसकी 3 करोड़ की गाड़ी है, जिसने कपड़े अच्छे पहने, जिसने राडो की घड़ी लगाई है, उसके लिए ऐसे याद होता है। आपने दे रही है कि पाकिस्तान के साथ इस एक इंतहाई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। अफगानिस्तान में इस वक्त चाइना है, ईरान है, पाकिस्तान है, इंडिया है, अमेरिका है, पूरी दुनिया वहाँ बैठी हुई है। हमें अलर्ट होना है। और ये कोई खबर नहीं है कि हमारा आईजी आके हमें ये बताए कि दुनिया के इदारे होते हैं, दुनिया में इंटेलिजेंस इस तरह करती है। भाई अगर उन्होंने जो करना है, अगर वो हमसे कर गए तो मैंने तुम्हें क्यों रखा हुआ है? आपके वज़ीर-ए-आज़म ने जब से इनकार किया, भारत पाकिस्तान में मैक्सिमम कोशिश करेगा रहा मोसाद दहशतगर्दी कराने की। आप याद करें, वो भी वक्त है ज़रबे अज़ब से पहले, रद्दुल फसाद से पहले, अल्लाह माफ करे, 4-4 ब्लास्ट होते थे। तो इसको उस ये एक बड़े अच्छे बात हुआ है मेरे ख्याल में। आप कह रहा हूं पाकिस्तान में 4-4 ब्लास्ट हुए हैं। लाहौर में एक डीएजी हमारे अल्लाह जन मुबीन शहीद, एक गुलशन पार्क, अस्पतालों में, बाजारों में कहाँ नहीं हुए। अब हमारी, मेरा ख्याल है काजी साहब, एक बात आप माइंड कर जाएंगे। नहीं बिल्कुल। अब अदारों को चाहिए कि साफियों का पीछा छोड़ दें, सियासतदानों का पीछा छोड़ दें, दहशतगर्दी पे फोकस करें। अब मुझे पता है ये बात तो सच है, मगर बात है रसवाई की। अब सियासतदानों को छोड़ दें। आरब ईद भट्टी क्या कह रहा है यार, पूरा जोर तुमने उस पर लगा दिया, उसकी ट्रैवल हिस्ट्री पे, उसकी प्रॉपर्टी पे। क्या तेल निकालना है? मैंने हाई लेवल पे भी बढ़ गया है बाद फैसलों की वजह से। देखें, आप जैसे ही अमेरिका फौज का इनखला होता है अफगानिस्तान से, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि पाकिस्तान में अल्लाह ना करे दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा होगा। और इसकी हिकमत अमली इंडिया ने बना ली है। आज भी इंडिया के पास जो अमेरिका के कंट्रोल में एरिया है, वहाँ उन्होंने अपने ट्रेनिंग कैंप किए हुए हैं। आज जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान गए, तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, मैंने चंद दिन पहले भी कहा था, उनकी जान को ख़तरा है। अब वो यकीनी बात है, हुकूमत का फ़र्ज है तरदीद करे या तरदीद करे। उन्हें भी कहा गया कि अपनी मूवमेंट महदूद रखे। के अंदर जो वाक़यात हुए हैं दहशतगर्दी के, मुंबई अटैक समेत, उसमें हाफिज सईद साहब मुलव्विस हैं। हाफिज सईद साहब की सिक्योरिटी बहुत टाइट, बड़ी शानदार। एक तो पहला बैरियर है जो बाहर मौजूद है, उसके बाद एक और बैरियर जो उनकी अपनी गली है उसके बाहर मौजूद है, और फिर उनके घर के अंदर दाखिल होने के लिए भी एक कड़ी सिक्योरिटी का निज़ाम है। और वहाँ पे हाफिज सईद साहब के अपने नौजवान जो उनको चाहने वाले हैं, वो बड़ी तादाद में दिन रात मौजूद रहते हैं। वो वहाँ चाको चौबंद ड्यूटी देते हैं। जबकि सरकार की सिक्योरिटी का बंदोबस्त भी इसलिए क्योंकि भारत ने धमकी लगाई है, दुश्मन मुल्क इसमें मुलव्वस हो सकता है, लिहाजा इसलिए पाकिस्तान भी सिक्योरिटी का इंतज़ाम रखता है हाफिज सईद के लिए। और तमाम उंगलियां भारत की तरफ उठ रही हैं। पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी ज़राए हैं उनसे ये मालूमात आ रही हैं कि ये हमला भारत ने करवाया है और बड़ी प्लानिंग के साथ करवाया है। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज इसको ट्रैक नहीं कर सकी अनफॉर्चुनेटली। इससे पहले बहुत सारे हमलों को ट्रैक किया गया, लेकिन यहाँ पे वो हमला करने में कामयाब हुआ। कि इसके असरात अमेरिकन फौज के इनखला के पाकिस्तान पर आने के खदशात है, खुसूसन कबायली इलाके, लाहौर, पेशावर, कराची, और अहम शख्सियात के कुछ, मेरी इतला है इंटेलिजेंस इदारों को है कि कुछ पॉलिटिशियन भी हिट लिस्ट पे हैं कि उनको नुकसान करा के खुदा ना खास्ता मुल्क में अफरा तफरी करेगी। और इसमें अहम तरीन सियासतदान है, ये आपको मैं ये बात आज नोट कर लें। तो क्या उनको भी एतमाद में लिया गया? बेहतरीन पॉलिटिशियन, उनका मकसद उनको मारना नहीं, मुल्क इंतशार फैलना है, फैलवाना है। भट्टी साहब, आप समझते हैं कि जो इसका ताल्लुक फिर अफगानिस्तान से बनता है, जो प्रेशर आ रहा है हम पे, कहाँ से इसका रूल तो बनाए? क्या प्रेशर है? क्या फिर ये क्यों चाह रहे हैं हमसे? आप क्या चाह रहे हैं हमसे, ये सवाल वो है। अड्डे वो अफगानिस्तान के लिए नहीं चाह रहे, वो चाह रहे हैं चाइना पे नजर रखने के लिए। अगर इधर होंगे अड्डे और ड्रोन हमले की देंगे, जिसके वज़ीर-ए-आज़म पहले दिन से मुखालफत करते रहे और शुक्र है आज भी कर रहे हैं, उसके लिए अच्छे मेरे इंटेलिजेंस के इदारे, मैं बड़ा इस पे फख्र करता हूँ। मगर मेरी पुलिस को पता नहीं 22 किलो की गाड़ी में सामान रखे जहाँ घूमता रहे, इनकी तरबियत कौन करेगा? इनमें क्वालिटी कैसे आएगी? ये बड़ा सवाल है। अब ये भी फौज के वाले कर दें तो कर दो। मैं आप मोदी साहब है दूसरी साइड में, मैं को आई एम नॉट अ फैन ऑफ मोदी साहब, लेकिन एक उन्होंने चीज की है, नेशनलिज्म दिया उन्होंने।
उन्होंने सारे हिंदुओं को एक झंडे के नीचे खड़ा कर दिया। खान साहब भी पार्ट ऑफ नेशनल मूवमेंट थे, लेकिन लोगों को एक झंडे के नीचे इकट्ठा नहीं कर सके। इमरान खान साहब इज द वीकेस्ट प्राइम मिनिस्टर, वो कुछ भी डिलीवर कर पा नहीं रहे। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि भाई मोदी जी ने भले ही उनके जो मतलब उनको क्रिटिसाइज करने वाले लोग हो वो कितना भी मतलब मोदी के काम को चुटला ले कि भाई मोदी ने कुछ नहीं किया वगैरह वगैरह, लेकिन एक चीज़ तो माननी पड़ेगी कि उन्होंने जो नेशनलिज्म क्रिएट किया है, एक तो ये नॉट इवन सिर्फ इंडियंस, मतलब सिर्फ इंडिया में रहने वाले नहीं, बाहर भी जो है NRI है, उनको भी अब प्राउड फील होता है कि हमारे रूट्स जो है वो इंडिया के साथ कनेक्टेड है। कहने वाली बात यहाँ पर यह है कि नेशनलिज्म जो है वो मोदी ने भर भर कर इस 10 सालों के अंदर, ये जो इतने साल उन्होंने शासन किया उतने सालों के अंदर उन्होंने ये चीज़ की है। और कोई भी हो, अभी देखिए, अब खुद के रिलीजन को बोलने से डरता नहीं है। अब कई सारे हिंदू थे, जब डिस्कस होता था पहले तो कहते थे कि हाँ मैं हिंदू हूँ, लेकिन ऐसी चीज़ों में मानता नहीं होती। लास्ट वाला सेंटेंस डेफिनेटली कभी भी वो यूज़ करते थे, लेकिन अब प्राउडली कहते हैं कि हाँ हम हिंदू हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ कि प्रधानमंत्री मोदी ऐसा कुछ कहते नहीं है लेकिन करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर यही बात हो रही है। किसी के साथ ये वीडियो शुरू करता है कि पाकिस्तान जो है वो सारा कुछ चाइना को दे दिया है। तो मुझे ये बताएं, जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही होती है, जब इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन करनी हो, तो फिर मुझे बात बताएं, अमेरिका का तो सिक्योरिटी एजेंडा था पाकिस्तान में अफगानिस्तान की वजह से, चीन का तो इस वक्त कोई सिक्योरिटी एजेंडा नहीं है। सो हमारे ऊपर तो अगर आज चीनी पाकिस्तान में पैसा लगाते हैं, पैसा देते हैं, यहाँ पे ग्वादर को बिल्ड किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, तो ये पैसा कहाँ से आना था? अगर आया है तो जारी बात है जब छोटा मुल्क होगा तो उस तरह के इंसेंटिव्स तो यहाँ पे वो अगर इकोनॉमिक जोन्स बनेंगे, इंडस्ट्री, अगर कल हमारी कैपेसिटी इंडस्ट्री तो हमने खुद लगानी है ना, चीन ने तो नहीं लगानी। तो आप इस सारे जो पैसा चीन से आ रहा है इसको क्यों समझते हैं कि हमने बेच दिया? देखिए, बेचे इस तरीके से कि आपने कभी उसकी टर्म्स डिस्क्लोज की लोगों को कि कितने इंटरेस्ट रेट पे चाइना आ रहा है पैसा? आपने कभी लोगों को बताया कि चाइनीज कंपनियां कितनी किकबैक दे रही है लोगों को, यहाँ पे पॉलिटिशियंस को, एस्टेब्लिशमेंट को? आपने कभी बताया कि आपकी सड़कें वो क्यों बना रहे हैं, लेबर आपकी क्यों नहीं यूज कर रहे वो? और दूसरा, उसको छोड़े, आप कहते हैं डिफेंस का उनका इंटरेस्ट नहीं है। इंडिया के साथ अगर आप लवी डबी होते तो चाइना ने कभी नहीं आना था आपके साथ। उनके कॉन्फ्लिक्ट है, उनके इश्यूज है उनके साथ, वो इसलिए आपको लवी डबी करते हैं। इमरान खान साहब इज द वीकेस्ट प्राइम मिनिस्टर, वो कुछ भी डिलीवर कर पा नहीं रहे। अकाउंटेबिलिटी वाज द ओनली मैंडेट ही हैड, और उसमें जीरो डिलीवरी, जीरो। आप मोदी साहब है दूसरी साइड में, मैं आई एम नॉट अ फैन ऑफ मोदी साहब, लेकिन एक उन्होंने चीज की है, नेशनलिज्म दिया उन्होंने सारे हिंदुओं को एक झंडे के नीचे खड़ा कर दिया। खान साहब भी पार्ट ऑफ नेशनल मूवमेंट थे, लेकिन लोगों को एक झंडे के नीचे इकट्ठा नहीं कर सके। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपके एक्सटर्नल इंटरनल कोई मैटर ऐसा नहीं है जिसमें करप्शन चीजें इन्वॉल्व ना हो। आपके नॉन सीरियस है उसमें बिल्कुल। जो बाइडन क्या करेंगे जब तक पाकिस्तानी खुद नहीं करना चाहेंगे, डोनाल्ड ट्रंप साहब क्या करेंगे जब तक आप खुद नहीं करना चाहेंगे। मेरी एक छोटी सी मिसाल आपको मैं देना चाहूंगा। आपके सारी लेबर जो है वो जाके सऊदी अरेबिया और दुबई की सड़कें बना रही है, आपकी सड़कें चाइना और कोरिया बना रहा है। आपके हर चैनल के ऊपर बैठे तो वो कहते हैं चाइना 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 चाइना। हर चैनल का मालिक जो है उसके बच्चे इंग्लैंड या न्यूयॉर्क बैठे हैं। आपकी एस्टेब्लिशमेंट सारी की सारी अपने बच्चों को कनाडा, इंग्लैंड और लंदन रखना चाहती है, मुल्क चाइना को बेच दिया। आपकी कैबिनेट में इस वक्त कितने वजीर जो चाइना से पढ़ के आए हैं? आपके कितने एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं जिन्होंने प्रॉपर्टियां चाइना में रखी? आप देखना चाहते, आप रहना चाहते हैं खुद लंदन में और न्यूयॉर्क में, मुल्क बेच दिया आपने चाइना के सामने। तो ये आपका तो एक, मेरा मतलब नॉन सीरियसनेस सी चीजें हैं। मेरा आपके जो प्राइम मिनिस्टर, आपके जो फॉरेन मिनिस्टर है वो पॉलिटिकल बंदा, उनकी वो आप देखें, मैं हैरान होता हूं। फैटअप पे आपको अफगानिस्तान ने वोट नहीं दिया, आपको सऊदी अरेबिया आपसे दूर चलता जा रहा है बिल्कुल मुसलसल। दुबई से आप दुबई की हालात देखें, आपके वीजे वहां बंद है। 23 लाख बंदा बेरोजगार होकर पाकिस्तान आने वाला है, आप उनको चाइना भेजेंगे? चाइना को कहना कि हमारी लेबर ले लें आप। आपको किसी के कहते हैं किसी को जो रही, कोई सोच रहा है कि 23 लाख लोगों को वापस किस तरह भेजना है? जो फॉरेन वो रेमिटेंस आती थी उसका अगर नहीं आएगी तो क्या होगा? कोई बिल्कुल नहीं, कोई सीरियस ही नहीं है, कोई किसी चीज में सीरियस नहीं है। कश्मीर को आपने बिल्कुल भुला दिया आपने, उस पर वहां चाहे कर्फ्यू हो कुछ भी हो। जयशंकर साहब ने स्टेटमेंट दी थी कि हम 24 घंटे में कश्मीर ले लेंगे, आपने उसको रिबट किया? नहीं किया। ये असल में ये बातें नेशनलिज्म पे होती हैं। मैं सबसे बड़ी बात कहूं, आपकी जियोग्राफिक लोकेशन को यूज करते हैं और आपको पता है कि चाइना के रिलेशनशिप टर्म फाइनेंशियल बेसिस पे होते हैं, उनका कोई दूसरा इंटरेस्ट नहीं होता चाइना का बिल्कुल। मुझे आज तक याद है, मुझे एक अमेरिकन एम्बेसडर ने एक दफा कहा था कि अपने पाकिस्तानी दोस्तों को बताओ कि अमेरिका हमेशा ग्रांट्स और एड देता है, चाइना हमेशा कर्जे देता है, और वो भी ऐसे कर्जे होते हैं
कि जो अब श्रीलंका की हालत देखें, बल्कि अगले दिन आर्टिकल था, मैं कोशिश करूंगा वो आर्टिकल भेजूं आपको। एक अमेरिका में किसी ने आर्टिकल लिखा कि चाइना किस तरीके से कर्जे देकर डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर टेक ओवर करता है, जिस तरह श्रीलंका की बंदरगाह उन्होंने टेक ओवर कर ली। उनको जरूरत थी बंदरगाह को यूज करने के लिए, वरना आपके साथ उनका क्या इंटरेस्ट है? कोई इंटरेस्ट नहीं उनका। और दूसरा, मैं सबसे बड़ी बात बताऊंगा आपके देखने वालों को कि एक बुक मैंने पढ़ी थी बहुत अरसा पहले, चाइना इंक, करप्शन इज पार्ट ऑफ चाइनीज कल्चर। टर्की के साथ रिलेशनशिप में भी सिर्फ किकबैक्स हैं, उसके पीछे कुछ भी नहीं है। आपके ट्रैश रिमूवल के ठेके लाहौर के टर्किश कंपनियों को दे दिए जाते हैं, क्यों? आपकी बेरोजगारी कम है बात, आपके सारे नौजवान बेरोजगार बैठे। आप, मेरा मकसद इस तरह ये, मैं जिस तरह पहले अर्ज किया है कि आपके लोग दुबई और सऊदी अरबिया की सड़कें बना रहे हैं और चाइनीज कोरियन आपकी बना रहे हैं। जरा गौर से देखें क्यों, क्या क्या हो रहा है यहाँ। सऊदी अरब बदल रहा है और बहुत तेजी से बदल रहा है। हैरान कुन चीज सामने आ गई है। एक तरफ तो ये देखा गया कि हर तरफ खबर थी कि जनाब सलमान खान का कॉन्सर्ट हुआ है सऊदी अरब में, 80,000 से ज़्यादा लोगों ने इसे अटेंड किया है, इतनी बड़ी तादाद में लोग आए। मगर अब तो हाल ये हो गया है कि उल्टा काम चल पड़ा है और सऊदी अरब की वजारत इस्लामी अमूर की तरफ से बाकायदा ऐलान किया गया है कि तबलीगी जमात पर पाबंदी लगा दी गई है। मुन्नी इस वक्त बदनाम हो रही है कि हम जब मदीने या मक्के में होते हैं, हमें हजर अस्वद के करीब जाने पर डंडा पड़ जाता है, रोजा रसूल की जाली को चूमने पर डंडा पड़ जाता है। आप कहते हैं बिद्दा है, आप कहते हैं गलत है, आप कहते हैं गुनाह है। वो करना गुनाह है, लेकिन ये करना ठीक है। देखते हैं कि आगे क्या होता है मौलाना साहब का क्योंकि जाहिर है अब इनकी दुकान तो हो जाएगी बंद, लेकिन इनकी दुकान बंद होगी सऊदी अरब में, इनकी दुकान पाकिस्तान में तो चल ही रही है। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि जो सऊदी अरेबिया है वो बदल रहा है। देखिए, कोई भी अगर रिजिड कंट्री होगा उसमें जो नई पीढ़ी आएगी, बहुत बड़े लेवल के चांसेस होते हैं कि वो पीढ़ी अगर वहाँ पर रूढ़िवादी सोच चल रही है और वो समाज के लिए ठीक है तो ठीक है, लेकिन अगर वो समाज के लिए ठीक नहीं है तो नई पीढ़ी बदलने की ट्राई करेगी। फिर वो बात अलग है कि वो कितने सक्सेसफुल होते हैं। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, सऊदी अरेबिया के प्राइम मिनिस्टर, या फिर आप कह सकते हो कि प्रिंस MBS मतलब मोहम्मद बिन सलमान के बारे में। अब पिछले दिनों उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था हदीस को लेकर। कुछ जो मुस्लिम जो समाज है या फिर आप क्या कि इस्लाम में दो चीज़ें सबसे ज़्यादा अहम कंसिडर की जाती है, वो है हदीस और कुरान। और हदीस को लेकर उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि जो हदीसें जब लिखी जानी चाहिए थी उसके कई सालों बाद या फिर कुछ 100 साल के बाद ये हदीसें आई है, तो उस पर कितने लेवल का ट्रस्ट किया जाए ये हमें पता नहीं है। मतलब ये चीज़ें दिखाता है। देखिए, पहले सऊदी अरेबिया के अंदर महिला को गाड़ी चलाने से लेकर कई सारे कानून थे कि वे आप नहीं कर सकते, लेकिन अब सारी चीज़ें जो छूट मिल रही है, सारी चीज़ों में अब अलाउ किया जा रहा है। ये MBS के लीडरशिप के अंडर ही किया जा रहा है। पिछले दिनों सलमान खान का यहाँ पर एक शो किया गया था जिसमें हज़ारों लोग आए थे। अब हम सबको पता है कि इस्लाम में ठुमके लगाना अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर सब कुछ किया जा रहा है। इसका मतलब आप समझ ही सकते हो। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। सऊदी अरब बदल रहा है और बहुत तेजी से बदल रहा है। कोई तवक्को नहीं कर रहा था कि इतनी तेजी से सऊदी अरब में तब्दीली आएगी और अब तो एक हैरान कुन चीज सामने आ गई है। एक तरफ तो ये देखा गया कि हर तरफ खबर थी कि जनाब सलमान खान का कॉन्सर्ट हुआ है सऊदी अरब में, 80,000 से ज़्यादा लोगों ने इसे अटेंड किया है, इतनी बड़ी तादाद में लोग आए। मगर अब तो हाल ये हो गया है कि उल्टा काम चल पड़ा है और सऊदी अरब की वजारत इस्लामी अमूर की तरफ से बाकायदा ऐलान किया गया है कि तबलीगी जमात पर पाबंदी लगा दी गई है। तबलीगी जमात पर पाबंदी, अब कोई सोच भी नहीं सकता था ये चीज़। ना सिर्फ तबलीगी जमात पर पाबंदी लगाई गई है, बल्कि बताया गया है कि जी जुम्मे के दिन आपने क्या क्या बातें कहनी है तबलीगी जमात के हवाले से, क्या बताना है कि किस तरह दहशतगर्दी फैलाती है, ये करती है, वो करती है, ये बैन है, ये हमारे माशरे को ख़राब कर रही है, सऊदी अरब के ख़िलाफ़ है। इसलिए अब इनकी कोई इजाज़त नहीं है, इनके किसी इज्तिमा की इजाज़त नहीं है, किसी मस्जिद में आकर इनको तबलीग करने की इजाज़त नहीं है, इनका कोई ग्रुप नहीं आ सकता, यहाँ तक कह दिया गया है। अब ये नाकाबिले यकीन नज़र आता है। सिर्फ ये कि इन पर पाबंदी लगा दी गई है तबलीगी जमात पर सऊदी अरब में, बल्कि ये कि जी इनको दावत व तबलीग की इजाज़त नहीं है, इसके साथ एफिलिएशन, इससे जुड़ना भी बैन कर दिया गया है, उस पर भी पाबंदी लगा दी गई है। और आप जानते हैं कि सऊदी अरब में सज़ाएँ भी सख्त दी जाती हैं और इस तरह से जब कोई चीज़ आ जाए, फरमान आ जाए, तो उस पर बड़ी सख्ती से अमल करवाया जाता है।
तो ये चीज़ बड़ी हैरानकुन है और लोग ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। और अब देखना ये है कि इसका रद्दमल क्या होता है। सऊदी अरब में तो आपको पता है कि वहाँ पर जिस तरह का निज़ाम है, तो मोहम्मद बिन सलमान या उनकी वजारत जब कुछ कह देती है वहाँ से, तो फिर उस पर तो अमल दरामद करना पड़ता है। तो ये सऊदी अरब बड़ा बदल रहा है, ना सिर्फ अपनी इकॉनमी को बदल रहा है बल्कि अपनी रस्म व रिवाज को बदल रहा है। और इस्लामी हवाले से जिस तरह सऊदी अरब को देखा जाता था, उसमें बड़ी तेज़ी से तब्दीली आ रही है। सलमान खान, उसका एक कॉन्सर्ट होता है, इसे कहते हैं दबंग कॉन्सर्ट। सलमान खान अपने दबंग कॉन्सर्ट के लिए इस वक्त सऊदी अरब में है और इस वक्त पूरी दुनिया के जो बड़े बड़े इंडस्ट्री है वहां की, उसके जो फिल्मी सितारे हैं वो सऊदी अरब में मौजूद हैं। मुन्नी इस वक्त बदनाम हो रही है, लेकिन सऊदी अरब को यह इस बात का इल्म नहीं है कि सऊदी अरब पूरे आलम इस्लाम में बदनाम हो रहा है। उसको इस बात का अंदाजा नहीं है। यानी वो मुल्क, जिस मुल्क में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोजे की जाली को हाथ लगाने पे शुरता डंडा मारता है और कहता है बिद्दा, वहां पे ये गुनाह हो सकता है। और अगेन मैंने अपनी पहले वाली वीडियोस में कहा था, भाई आप कॉन्सर्ट करना चाहते हैं आप कॉन्सर्ट करें, आप स्ट्रिप क्लब खोलना चाहते हैं आप जो मर्जी करें, आपका मुल्क आपकी मर्जी। लेकिन फिर जब आप ये मुनाफकत करते हैं ना कि हम जब मदीने या मक्के में होते हैं हमें हजरा अस्वद के करीब जाने पर डंडा पड़ जाता है, रोजा रसूल की जाली को चूमने पर डंडा पड़ जाता है, आप कहते हैं बिद्दा है, आप कहते हैं गलत है, आप कहते हैं गुनाह है। वो करना गुनाह है लेकिन ये करना ठीक है। इस मुनाफकत पे हैरत होती है, इस मुनाफकत पे गुस्सा आता है बेसिकली। ठीक है जी, अब आगे आप एक और तस्वीर देखिए। ये कॉन्सर्ट पे जो हुजूम देखें आप, कितना तरसे हुए थे सऊदी अरब के लोग। वो जो हमें लगता था कि यार मतलब उफ, ये तो इतने इस्लाम पसंद लोग हैं, हमें ये मंजन बेचा गया है। पाकिस्तान को खास तौर पे कह रहा हूं, पाकिस्तान को 70 साल से ये मंजन बेचा गया है कि ये लोग जो हैं ये क्या कमाल लोग हैं भाई, मतलब इनको फॉलो करो, इस्लाम फॉलो करना है तो इन लोगों को फॉलो करो। ये देखें ये कितने तरसे हुए थे कॉन्सर्ट्स के लिए। इस वक्त आप हुजूम देखें, तस्वीरें देखते जाएं और आप हैरान रहते जाएं कि किस कदर हुजूम है इस कॉन्सर्ट में। लेकिन ये जो इंडियन अमेरिकन हैं ये ऑब्वियसली अमेरिका को कंट्रोल कर रहे हैं, ताकि एक तो वो अपने लिए भी काम कर रहे होते हैं, फिर वो अमेरिका के लिए भी काम कर रहे होते हैं, एंड देन दे ब्रिंग रिस्पेक्ट टू द नेशन एज वेल। और हम तालिबान को माफीनामा देने के लिए उस पर काम कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे इंडियंस, वो पूरी दुनिया पे राज करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। और नासा तक के जो लोग हैं वो इंडियन अमेरिकन हैं। और हम क्या कर रहे हैं, इंडियन डायस्पोरा आता है, वो फुलब्राइट स्कॉलरशिप पे आता है। इंडियन डायस्पोरा आता है, उसको पीछे कोठियों पे कब्जे की कोई उसको खौफ नहीं होता। वो खुल के या वो ओपन पिच पे खुल के खेलता है, क्रीज से बाहर निकल के शॉट्स मारता है वो। नमस्कार दोस्तों, अब मैंने एक चीज़ पिछले 8-10 सालों से नोट की है कि जितने इंडियंस बाहर हैं ना, पाकिस्तानी मीडिया को उनसे बहुत दिक्कत है। अब होता ये है कि जो ये इंडियंस है ना, वो अब मतलब मानिए कि नहीं मानना मानिए, चाहे वो यूके में रहते हो, चाहे कनाडा, फ्रांस या फिर यूएस, अब कोई भी कंट्री काउंट कर लीजिए, वो वहाँ पर रहते हैं तो ऑब्वियसली वहाँ की सिटीजनशिप मोर और लेस वो ले ही लेंगे, लेकिन फिर भी वो इंडियन नेटिव हमेशा कहलाएंगे। भले ही उनकी 5 पीढ़ी चेंज हो जाए लेकिन वो इंडियन नेटिव ही कहे जाएंगे। और ऐसा नहीं कि वो वहाँ पर जाते हैं, नो डाउट पहले वो सेटल होते हैं, लेकिन फिर उनके दिमाग में, दिल में इंडिया होता है, भारत होता है। और जब प्रधानमंत्री मोदी विजिट करते हैं या फिर कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है जब इंडियंस एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, तब पावर दिखती है कि इंडियन डायस्पोरा की पावर क्या है। और देखिए, अगर आप अमेरिका जैसे कंट्रीज़ को देखो तो कई सारी बड़ी कंपनियां हैं, टेक कंपनियां, उसके लीडर, उसके सीईओ, अगर आप वर्ल्ड बैंक के सीईओ की काउंट करो, IMF का लीडर की काउंट करो, या फिर आप इवन यूके का प्राइम मिनिस्टर अगर आप काउंट करो, इवन अमेरिका का जो संसद है उसके अंदर अगर जितने भी मेंबर्स हैं, अगर उनकी काउंट करो, इंडियंस आपको ढेरों मिलेंगे। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। दुनिया की 6ठी बड़ी तरीन फौज है, यह भी अच्छी बात है, फख्र करने वाली बात है, लेकिन क्या हमने इसी में गुजारा करना है कि हम लड़ बड़ा अच्छा लेते हैं भाई और कोई काम नहीं करना हमने। हमारे यहां क्या हो रहा है, जिस वक्त पराग अग्रवाल IIT का पढ़ा हुआ हुई ना, चंद महीने पहले उसकी नॉमिनेशन आ चुकी थी, उस वक्त हमारे मुल्क में हमें पता नहीं था कि धरने हो रहे हैं, हम धरने दे रहे थे, इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च हो रहा था। ठीक है जी,
और कहा जा रहा था जनाब कि आज मुल्क बंद कर देंगे हमारा, और हम तालिबान को माफीनामा देने के लिए उस पर काम कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे इंडियंस? वो पूरी दुनिया पे राज करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं? हम कभी जनाब अब जनाब क्या जी हो क्या गया जी, ये फुला सियासतदान ने ये कह दिया तो फुला सियासतदान ने ये कह दिया। कभी चीनी महंगी हो गई, कभी आटा महंगा हो गया, कभी चीनी नापैद हो गई, कभी पेट्रोल नहीं मिल रहा, कभी डॉलर ऊपर चला गया, और कभी जनाब अब हम सोच रहे हैं कि हम तालिबान को माफ कर दें। ये जो लोग हैं ये अमेरिका में बैठे होंगे, ऑब्वियसली ये व्हाइट हाउस में है, ये स्टेट डिपार्टमेंट में, ये डिफेंस में है, ये जहां जहां बैठे होंगे ऑब्वियसली दे विल इनकी वैल्यू होगी। असल में हमें क्या समझा जाता है, ये बिल्कुल हमें याद है। हमारा पहला ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है एयरपोर्ट से जब उतरते हैं, और उसके बाद हमारी मुसीबतें बिल्कुल हमारा जिस तरह इंतजार कर, इस तरह हमारे साथ किया जाता है जिस तरह लोग इंतजार कर रहे होते हैं हमें लूटने के लिए। और स्टार्ट्स फ्रॉम द प्रोसेस, स्टार्ट्स फ्रॉम द एयरपोर्ट। रिश्वत के रेट डबल हो जाते हैं, जाली मुकदमात में फंसा लिया जाता है। यानी इंडिया जो है वो डिजिटली कहां से कहां पहुंच गया। आपके मुल्क में अभी अमेज़न तक नहीं आया यार। आप अमेज़न पे चीज नहीं खरीद सकते, आप ईबे पे चीज नहीं खरीद सकते, आपके पास थर्ड पार्टी पेमेंट गेटवे ही नहीं है। आपको जुगाड़ लगाने पड़ते हैं, किसी बंदे को बाहर भेजे, लॉग इन करके तुम थर्ड पार्टी पेमेंट गेटवे जो है वो लिंक कर देना। हम अभी यही फंसे हुए हैं कि टिकटॉक बैन करना है या अनबैन करना है, फेसबुक को बैन करना है या अनबैन करना है। हम अभी तक यही फंसे हुए हैं दोस्तों। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास कोई डायरेक्शन नहीं है। ये जो स्ट्राइप का सीईओ वो क्या लिखता है सुनिए, वो लिखता है, उसका नाम है पैट्रिक कॉलिसन। वो लिखता है गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोबे या एडोब, आईबीएम, Palo Alto Networks and now Twitter, run by CEOs who grew up in India. Wonderful to watch the amazing success of Indians in the technology world. सुनिए और शर्माइए, शर्माइए। रोज बैठ के इंडिया को गाली देते हैं, वो कहां से कहां जा रहा है। अगर आपने उसका मुकाबला करना है तो आपको भी ऐसा बनना होगा। ये आज वक्त है अपने गिरबान में झांकने का। आपको बुरा तो मैं बहुत लग रहा हूं। बताया कि जब बाइडेन जो है उसने जब अपने पहले 50 दिनों के अंदर उसने 55 जो इंडियंस थे उनको उसने अपॉइंट कर दिया लीडरशिप पोजीशंस में जो एडमिनिस्ट्रेशन में थे। इवन के सुनने में आया कि जो उसका स्पीच राइटर है और नासा तक के जो लोग हैं वो इंडियन अमेरिकन हैं। सो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को अपना एक कनेक्शन डेवलप करना चाहिए उन लोगों के साथ जो बाहर बैठे हुए हैं। इंडियन डायस्पोरा आता है, वो फुलब्राइट स्कॉलरशिप पे आता है। इंडियन डायस्पोरा आता है, उसको पीछे कोठियों पे कब्जे की कोई उसको खौफ नहीं होता। वो खुल के या वो ओपन पिच पे खुल के खेलता है, क्रीज से बाहर निकल के शॉट्स मारता है। वो हमारा डायस्पोरा यहाँ पे आता है। पहले मैं बताता हूँ डायस्पोरा के बच्चों की तरबियत क्या है। अभी यहाँ भी ये वो समझते हैं बच्चा अगर ऊपर वाले क्लास में जाए उसको यहाँ भी कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट बन जाए क्योंकि उसकी तनख्वाह अच्छी। वहां से को बचता है थोड़ा सा तो उसको आईटी में डालते हैं। आज तक मैंने किसी बंदे को ये नहीं देखा कि मेरा बच्चा प्रोफेसर बनेगा यहाँ पे अमेरिका में भी, या मेरा बच्चा वकील बनेगा, या मेरा बच्चा यहाँ पे पढ़ के पाकिस्तान सर्व करेगा। ये बताया ही नहीं जाता। सुनिए इलॉन मस्क ने इसी ट्वीट के नीचे रिप्लाई करते हुए क्या लिखा। वो कहता है यूएसए बेनिफिट्स ग्रेटली फ्रॉम इंडियन टैलेंट। अमेरिका को भारतीय टैलेंट से बहुत फायदा हुआ। और अमेरिका को पाकिस्तान से क्या फायदा होता है? हम कभी अपने अड्डे दे देते हैं अफगानिस्तान पे बमबारी करने के लिए, कभी हम ड्रोन अटैक करने की इजाजत दे देते। हमसे तो ये फायदा हुआ है अमेरिका को अब तक, जिसका वो कभी भी शुक्रगुजार नहीं है। हमने क्या फायदा दिया दुनिया को ये देखिए, हमने क्या कंट्रीब्यूशन दी है दुनिया को अभी तक। कुछ अंदाजा भी है आपको क्या दिया हमने अब तक पाकिस्तानियों ने? हम बातें बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन जनाब हमने गौरी मिसाइल बना लिया, हमने बनाए यार, कुछ और भी तो करें साथ साथ। और हमें वो उस तरह लॉबिंग करनी या हमें उसकी मार्केटिंग करनी नहीं आती जिस तरह इंडियंस जो है वो मार्केटिंग करते हैं अपने लोगों की। और अब जारी बात है अगर कोई पाकिस्तानी वहां पे बैठा होगा व्हाइट हाउस में, स्टेट डिपार्टमेंट में या अच्छी यूनिवर्सिटीज के अंदर, तो वो डेफिनेटली जिसे कहते हैं ना कि एक होता तो है कि भाई हाँ उसके आने से उसके बैठने से पाकिस्तान को फायदा तो बहुत ज्यादा हो सकता है। लेकिन ये जो इंडियन अमेरिकन हैं ये ऑब्वियसली अमेरिका को कंट्रोल कर रहे हैं। जिस तरह मैंने बताया, नॉट दैट जस्ट के वो कोई नेगेटिवली कंट्रोल कर रहे हैं, बट दे हैव एन इन्फ्लुएंस। उनका एक बड़ा एक इन्फ्लुएंस है अमेरिका के अंदर, और वो इन्फ्लुएंस इसी तरह है कि उनको पता है कि हमने यहाँ पे आए थे, हमने काम किया, हमने एक्सेल किया, हमें टॉप पोजीशंस पे जाना है, ताकि एक तो वो अपने लिए भी काम कर रहे होते हैं, फिर वो अमेरिका के लिए भी काम कर रहे होते हैं, एंड देन दे ब्रिंग रिस्पेक्ट टू द नेशन एज वेल। सो